हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आप सभी का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग 71वीं बीपीएससी में भूगोल विषय की पर चर्चा कर रहे थे और विगत वर्षों में आए हुए बीपीएससी के प्रश्नों को हम लोगों ने एक जगह पे संकलित किया है और उस संकलन के आधार पर आप सभी को हम लोग विभिन्न तथ्यों से परिचित करा रहे हैं। इस संकलन में टीम घटना चक्र के अपने इनपुट भी हैं, जो भी हम लोगों ने समझा है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है, उसको शामिल किया है। तो जहां पर हम लोगों ने पिछली चर्चा समाप्त की थी, वहीं से हम अगली चर्चा को फिर से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन बैच की अगली कड़ी में आपके लिए क्या है। भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर, ऐसे शहर जो भारत में पर्वत की ऊंचाइयों पर हैं और वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई ये समुद्र तल से है। कहां से? समुद्र तल से। ठीक है। तो पहला है रांची। रांची जो शहर है वो 651 मीटर की ऊंचाई पर झारखंड राज्य में है। इसी तरह रानीखेत 1869 मीटर पर उत्तराखंड। लैंसडाउन 1780 उत्तराखंड। डलहौजी 2036 हिमाचल प्रदेश। डलहौजी बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग इसको, लाल डलहौजी ने इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों की बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है। अगला मसूरी है 2005 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य में। इसी प्रकार मुक्तेश्वर, अगला शहर है मुक्तेश्वर, उत्तराखंड राज्य में ये भी है 2171 मीटर की ऊंचाई पर। नैनीताल 2084 मीटर उत्तराखंड। कसौली कसौली 1951 मीटर और हिमाचल प्रदेश में। कुन्नूर 1858 मीटर तमिलनाडु। गंगटोक 1650 सिक्किम, सिक्किम की राजधानी भी गंगटोक है। ठीक है। मनाली 2050 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में। अगला तथ्य है गुलमर्ग। गुलमर्ग 2653 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर राज्य में। ऊटी 2240 मीटर तमिलनाडु में। और पहलगाम 2130 जम्मू कश्मीर राज्य में। पहलगाम के विषय में आप जानते हैं, आप लोग विगत अगस्त 2 महीने पहले जो है आतंकवादियों ने किस तरह से पहलगाम में पर्यटन के लिए गए हुए लोगों पर हमला किया। ठीक है। और उसके बाद भारत सरकार ने उस प्रतिक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर का संचालन करके उनको, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अगला है दार्जिलिंग 2045 मीटर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर तीनों तरह के पर्वतीय, मैदानी और समुद्री, तीनों तरह के भूदृश्य एक साथ उपस्थित हैं। ठीक है। ये भारत का अकेला ऐसा राज्य है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। कोडई कनाल 2133 मीटर की ऊंचाई पर तमिलनाडु राज्य। श्रीनगर 1730 मीटर जम्मू कश्मीर श्रीनगर और भवाली 1706 मीटर उत्तराखंड। अल्मोड़ा 1650 मीटर उत्तराखंड। ठीक है। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो अल्मोड़ा के विषय में देखेंगे कि 1816 की संधि, सगौली की संधि की तहत, उसके पहले जो 1814 में युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, उसके अंतर्गत भारत ने इसको प्राप्त किया था। अल्मोड़ा। शिलांग 1491 मीटर मेघालय। नंदी हिल्स 1478 मीटर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। यरकाड 1515 मीटर तमिलनाडु राज्य में। महाबलेश्वर 1371 मीटर और महाराष्ट्र राज्य में। महाबलेश्वर से कई सारी नदियां निकलती हैं, इन नदियों के नाम आप लोगों को याद करना है। ठीक है। और कालिम्पोंग 1250 मीटर पश्चिम बंगाल राज्य में। पंचगनी 1305 मीटर महाराष्ट्र राज्य में। पंचगनी 1305 मीटर महाराष्ट्र राज्य में। मुन्नार 1600 मीटर केरल राज्य में। पंचमढ़ी 1100 मीटर मध्य प्रदेश राज्य में। पंचमढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। केम्मानगुंडी 1434 मीटर कर्नाटक राज्य में। मंडी, मंडी में इस समय भूस्खलन भी हुआ है
और बहुत चर्चा का विषय रहा है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है 760 मीटर की ऊंचाई पर। लोनावाला 622 मीटर महाराष्ट्र राज्य में। खंडाला 622 मीटर महाराष्ट्र में। इस पे तो खंडाला आप लोग एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग भी है, उसके कारण भी आप लोग इसको जानते होंगे, याद करने में बहुत आसान रहेगा। अगर हम लोग इस प्रकार याद करने का प्रयास करेंगे जिसमें हमारी रचनात्मक बुद्धि कार्य करे तो याद करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं, कई में क्रम बनाना है, कई में जोड़े बनाने हैं, तो हम कई में उत्तर से दक्षिण उसकी अवस्थित को देखना है। तो अगर हम लोग एक किसी सूत्र के माध्यम से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक सूत्र अस्थायी नहीं होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने याद करने के तरीके के हिसाब से अपने सूत्रों की रचना कर सकता है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा ऐसा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे है और वो सबसे बड़ा है? वो कानपुर। कानपुर शहर है जो गंगा नदी के किनारे है, सबसे बड़ा है। आप लोग देखते होंगे 44वीं बीपीएससी, 53वीं बीपीएससी, 55वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी, इस तरह से लिखा गया है हर प्रश्न के नीचे। ये सब प्रश्न आपकी विगत में बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम लोगों ने उसका एक कंपाइलेशन तैयार किया और भी मैंने बताया कि घटना चक्र के इनपुट्स भी उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब ही यही है कि आपको पुरानी चीज़ों का रिवीजन करवा दिया जाए और जो नई चीज़ें हमको लगता है महत्वपूर्ण है वो उसमें शामिल कर दी जाए। तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी, विकल्प के अनुसार। ये एक प्रश्न आया था 53वीं और 55वीं दोनों बीपीएससी में और उसका उत्तर है ये उत्तरकाशी। तो वो प्रश्न आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर हम लोग उत्तर की ही चर्चा कर रहे हैं इस तथ्य को। बाकी विकल्पानुसार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो और भी विकल्प जो रहेंगे आप उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर ये उत्तरकाशी ही होगा। तो यह शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तरकाशी नहीं है। तो कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर। पहलगाम इस समय चूंकि करंट में घटनाएं घटी हैं तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग पहलगाम किस नदी के किनारे है? लिद्दर नदी के किनारे। 66वीं बीपीएससी का सवाल है जो इस साल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत के प्रमुख जलप्रपात, झरने जो ऊपर से पहाड़ी एरिया से नीचे गिरते हैं, ये हैं। ठीक है, प्रपात। तो जलप्रपात और उसकी ऊंचाई और स्थान ये दिया गया है। जोग या गरसोपा बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश का, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जनरल नॉलेज की किताबों में। जोग और गरसोपा जो है ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो शरावती नदी के तट पर ये, और ये कर्नाटक शरावती नदी से निकलता है, उसके मार्ग में है, तट पर नहीं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 253 मीटर। उसी तरह से चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट नहीं है, इसको याद रखिएगा, 29 मीटर इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में ये चित्रकूट। शिव समुद्रम 98 मीटर कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। इसी तरह से गौतम धारा या जोन्हा जिसको बोलते हैं 43 मीटर की ऊंचाई पर राढ़ू नदी के ऊपर है और ये झारखंड राज्य में अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में। लोध या बूढ़ा घाघ ये जलप्रपात 143 मीटर की ऊंचाई पर बूढ़ा नदी पर और झारखंड राज्य में है। इसी तरह गोकक जलप्रपात है, ये गोकक जलप्रपात 52 मीटर ऊंचा घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में। दसम जलप्रपात 44 मीटर की ऊंचाई पर कांची में झारखंड राज्य में। तो कांची कहाँ है? झारखंड में। और दसम जलप्रपात यहीं पर है, कांची नदी के किनारे। पाइकारा, दो जलप्रपात है यहाँ पर पाइकारा में, एक 55 मीटर ऊंचा है और दूसरा 61 मीटर। ये पाइकारा नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। कपिल धारा जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चुलिया प्रपात 18 मीटर ऊंचा चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में और धुआंधार प्रपात 30 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। इसमें से कई सारे जो जलप्रपात हैं वो पर्यटन के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनसे घरेलू और विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं और बहुत सारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत में संचित की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला तथ्य क्या है।
भारत की प्रमुख झीलें और उनकी अवस्थिति क्या है। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें से कौन कौन सी झीलें प्रमुख हैं और वो किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ पे स्थित है। हम यहाँ पर कंसेप्चुअल पार्ट पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें रिवीजन करना है बहुत कम टाइम में, और रिवीजन का यही मकसद होता है कि चीज़ों को आपको रिमाइंड करवा दिया जाए, आपके कॉन्शस माइंड में वो चीज़ें चलती रहें, ठीक है, जिससे आप उसके प्रति कॉन्शस रहेंगे तो स्मृति आधारित जो कि ये परीक्षा है तो अपने प्रश्न के सही उत्तर को टिक करने में आपको सहयोग मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। झील है, ये झील है और ये अवस्थिति है उनकी। तो पहला है सेल्हा झील। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। काली बेली तमिलनाडु में। वेम्बनाड और अष्टमुडी केरल। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। बुलर और मानस बल झील जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। इसी तरह डल झील है, डल झील ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। पेरियार झील है, ये केरल राज्य में है। पुलिकट झील है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर और डिडवाना भी यहाँ एक झील है। ये दोनों झीलें राजस्थान में है। पुष्कर झील अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है, आप लोग सभी जानते हैं अजमेर को। और अजमेर में ही पुष्कर नाम पर की जगह पे एक जो है वो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर एक प्रसिद्ध तालाब भी है, पुष्कर झील के नाम से ब्रह्मा जी का मंदिर। अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस पर प्रश्न पूछा भी गया था। तो राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर ये तीनों राजस्थान राज्य में है। अभी हम डिडवाना की चर्चा पहले ही अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और कंपाइलेशन में इसको स्थान दिया गया है। सूरजकुंड हरियाणा में, सूरजकुंड एक झील भी है और सूरजकुंड में एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है, ठीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का ये मेला है। कोई ना कोई देश इसके साथ भागीदार होता है। इस वर्ष के सूरजकुंड के मेले में कौन सा भागीदार देश होगा, इसको आप करंट अफेयर के दृष्टिकोण से याद कर लेंगे। रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। इसी फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, गोमती, और ये एक ऐसी नदी है जो स्थलीय भाग से निकलती है। चंदुबी, पचनाला और हालफांग ये असम में है। हुसैन सागर और उस्मान सागर ये हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद और तेलंगाना में है। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में ही अवस्थित है तो उसी के आसपास ये पर झील है। चेम्बरम बक्कम ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। चेन्नई वहां की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का, वुलर, सांभर और लोकटक, इसमें से देख रहे हैं कौन सी ऐसी झील है जो मीठे पानी की है। तो सांभर के विषय में आप लोग सभी जानते हैं कि सांभर एक खारे पानी की झील है, नमकीन पानी की या खारा पानी की। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यह ऑप्शन पहले बीपीएससी में हुआ करता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो चिल्का, वुलर और लोकटक ये दोनों ही मीठे पानी की झील है, जबकि सांभर एक नमकीन पानी या खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो कैमूर राज्य है, कैमूर राज्य में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी वाली गोखुर झील कौन सी है। तो यह है कंवर झील। कौन सी है? कंवर झील। गोखुर झील ऐसी झील जिसका आकार गाय के खुर की तरह से हो, उसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील। तो कंवर झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे पानी वाली गोखुर झील कंवर झील है। ये बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली, मुंबई, लेह और बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो इसमें लेह एक ठंडा मरुस्थल के प्रकार का है और लेह बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए जो है वहां पर वर्षा संघनन नहीं हो पाता है। जो भी वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है और इसलिए ये सबसे सूखा स्थान है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बंगलुरु में अगर विकल्प दिया जाए तो सबसे सूखा स्थान लेह है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित
है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे भारतीय मानसून। मानसून क्या है? मानसून क्या है? पवनों का एक दूसरे के खिलाफ संचलन। ये ए पवन इधर से, ये पवन इधर से, ये स्थल समीर है, स्थल समीर, और ये समुद्री समीर। एक दिन में चलती है और एक रात में, ठीक है। तो इनके आपस में संचलन के आधार पर ही मानसून का निर्माण होता है। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। दोनों के तापमान में स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि समुद्र जो होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो विभेदी तापन होता है, उसी के अंतर के कारण मानसून का जन्म होता है, क्योंकि उसी के कारण पवनें जो है चलती हैं एक दूसरे से अंतर को लेकर के। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अगला, मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बाकी स्वविकल्पानुसार। मानसून का निवर्तन मतलब है मानसून का समाप्त होना, मानसून का अपने उस फेज से पीछे हट जाना। तो निवर्तन कब होगा? जब आकाश स्वच्छ होगा, तो बादल नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, और फिर आकाश अपने आप स्वच्छ होगा, तो फिर मानसून का निवर्तन उस चीज को माना जाएगा, वर्षा की संभावना नगण्य होगी। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। यहां लोग, आप लोग देखते होंगे अरावली, अरावली एक विच्छिन्न पर्वत है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, ऊंचाई उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर हवाएं क्या करती हैं? सीधा पार कर जाती हैं अरावली को, और फिर मानसूनी हवाएं निकल जाती हैं। अगर उनके मार्ग में बाधा पड़ती, ऊंचाई पड़ती, तो चढ़ने का प्रयास करती, और उस चढ़ने के क्रम में थक जाती, और फिर यहाँ पर संघनन होना शुरू हो जाता, पर्याप्त उनको ऊंचाई भी मिल जाती और अच्छी खासी बारिश होती। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि अगला तथ्य महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए। कोपेन एक क्लाइमेटोलॉजी के एक वैज्ञानिक हैं, ये कोपेन। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तरी बिहार की जलवायु, तो ये CWA से प्रदर्शित की जाती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कैसे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। 48वीं और 52वीं दोनों बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। कैसे मिलती है? लौटते हुए मानसून से, ठीक है, लौटते हुए मानसून से। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। देखिए, इसमें सही से सुमेलित करना है, चीजों को सुमेलित करना है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये प्रदेश है। बाढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में जो है बाढ़ ज्यादा आती है, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में। भूकंप, हिमाचल प्रदेश का गिरिपद क्षेत्र। सूखा, मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, ठीक है। ये जो है ये क्रम है। तो बाढ़ का, भूकंप और सूखा, चक्रवात, ये चार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भारत के किन विभिन्न भागों में आती हैं उसको आप देख सकते हैं। बाढ़ में बिहार में जैसे गंडक और कोसी नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से गंगा और यमुना, उसकी सहायक नदियों में काफी जल आ जाता है, ठीक है। घाघरा नदी है, उसमें बहुत ज्यादा जल आ जाता है, और फिर इनके जल नदियों के मार्ग में आकर के उनको, चूंकि बांध पर भी उनको रोका नहीं जा सकता है, एक स्तर के बाद तो उनको छोड़ दिया जाता है विभिन्न नहरों में, और सब जगह डाइवर्ट करने के बावजूद भी मैदानी क्षेत्र के एरिया में, क्योंकि ये सब जो हिमालय का गिरिपद क्षेत्र है, गिरिपद क्षेत्र वो ढाल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जल का तीव्र संचलन होता है और यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बन जाती हैं।
जनजीवन, सामान्य जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला तथ्य क्या है आपके लिए। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का नाम आप लोग सुने होंगे। काली मिट्टी इसको कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसको रेगुर कहा जाता है। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। रेगुर इसका वहां पर स्थानीय नाम है। बेसाल्ट चट्टानों के लावा से ये बनी हुई मिट्टी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो कंपाइलेशन, मृदा के पोषक तत्व एवं पौधे एवं उनके कार्य, ये है पोषक तत्व और ये कार्य। चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो जीव जंतु, अन्य जीव जंतु हो, चाहे वो वनस्पतियां हो, सबको जीने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन में पोषण भोजन जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब वो पोषण भोजन होगा तभी वो उनकी उत्तरजीविता भी बनी रहेगी और वो उत्पादन करने के लायक भी हो पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य है और उनका मिट्टी में होना आवश्यक है। फास्फोरस, पी इसका सिंबल है, जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण और शीघ्र फल पकने में इनकी भूमिका है। नाइट्रोजन, वृद्धि एवं प्रोटीन का उत्पादन करने में। पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पानी का उचित अवशोषण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, दीर्घ मात्रिक और कुछ सूक्ष्म मात्रिक, दो तरह के डिवीजन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगभग दोनों को मिला करके, जिनसे कि आपके प्रश्नों का सही जो है वो उत्तर भी आपको परीक्षा में मिल सके और वो कंपाइलेशन भी अच्छा हो, उसको दृष्टिगत में रखते हुए ये इनपुट डाला गया है। कैल्शियम कोशिका की संरचना एवं विभाजन में, कोशिका विभाजन के बिना किसी जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। सल्फर प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल का निर्माण करना। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह आयरन है, फेरस श्वसन क्लोरोफिल का उत्पादन करने में। मालिब्डेनम दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 का निर्माण करने में। ठीक है, सोडियम अगला तत्व कौन सा है? सोडियम, ये क्या करता है? सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खुलने में सहायक। जब स्टोमेटा खुलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगला क्या है? जिंक, एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, कहां पर है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले और वो स्थानीय नाम बताया था, महाराष्ट्र में उसका नाम रेगुर है। तो महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, और इसको बोलते हैं कपास की काली मिट्टी भी बोलते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो केसर की खेती के लिए। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला तथ्य। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी। उसमें प्रश्न में 63वीं बीपीएससी में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में ये जो जलोढ़ मिट्टी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। निम्नलिखित मिट्टियों द्वारा, उनमें प्रश्न में लिखित जो 4 मिट्टियां हैं उनमें से ये उसका उत्तर जलोढ़ मिट्टी होगा। गंगा के मैदान की सबसे पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? वो बांगर कहलाती है। कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। अगला तथ्य देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण आपके लिए। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में बालू, चिकना कण और गाद, ये इनके कंपोजिशन से दोमट मिट्टी बनती है। दोमट मिट्टी, बालू, चिकना कण और गाद। करेवास मिट्टी, जिसको करेवा मिट्टी भी बोलते हैं, जो जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के लिए उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर राज्य में। ठीक है,
पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी मिलता है। ठीक है, बाकी विकल्पानुसार अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो उसके बाद जो उस मिट्टी का स्थान है उसको हम लोग डालेंगे। चिकनी मिट्टी में रंध्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं और उन रंध्रों के माध्यम से केशिका प्रणाली के माध्यम से जल जो है वो नीचे चला जाता है और बाद में उस पौधे की जड़ को धीरे धीरे पानी को देता रहता है, जिससे उसको अपने वृद्धि और विकास करने के लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, वनस्पति के प्रकार। कुछ वनस्पतियां दी गई हैं, उनके प्रकार हैं और उनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं और वो कहां कहां पर पाए जाते हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। वर्षा की मात्रा वार्षिक आधार पर, वनस्पति का प्रकार और फिर ये उसका प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा है। तो इसको हम दो शिफ्ट में करेंगे। पहले तो हम वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पति के प्रकारों की चर्चा करेंगे और उसके बाद उसमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की। तो पहला है 250 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वो कहां पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरी कौन सी है? 200 से 250 सेंटीमीटर, तो अर्ध सदाबहार वनस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौ से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा, 100 से 200 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। 70 से 100 सेंटीमीटर शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय समाना, या उष्णकटिबंधीय समाना। 70 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है तो शुष्क कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति, ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जब भी प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं तो इनको जरूर डाला जाता है। तो 50 से 150 सेंटीमीटर तक की जहां वर्षा होती है वहां पर सवाना वनस्पति पाई जाएगी और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वनस्पति वहां पर मरुस्थलीय प्रकार की पाई जाती थी। देखिए 70 सेंटीमीटर से कम है तो शुष्क कटीली, कम से कम कटीली नागफनी वगैरह पाई जाएंगी, लेकिन 50 सेंटीमीटर बबूल या नीम खजूर ये सब तरह के पाएंगे, लेकिन 50 सेंटीमीटर से भी कम है तो नागफनी अकासिया इत्यादि जो है इस प्रकार के वृक्षों की बहुतायत होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इन वनस्पति क्षेत्रों में कि कौन कौन से वृक्ष प्रमुख है। अक्सर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का की प्रमुख वृक्ष है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, एक प्रकार की घास है जो, और आदि इस तरह से। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता इस प्रकार के वृक्षों के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की चर्चा है। तो यहाँ पर अर्धसदाबहार वनस्पतियां हैं यहाँ पर, और स्पाइडर, होलक, कैल, ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति हैं, इनका विस्तार सबसे ज्यादा है, इनका विस्तार सर्वाधिक है। सागौन, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत ये प्रमुख वृक्ष हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर मतलब शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय समाना, इसमें तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला तथ्य है 70 सेंटीमीटर से कम शुष्क कटीली वनस्पति, जिसमें नीम, खजूर, बबूल इत्यादि। 50 से 100 सेंटीमीटर सवाना वनस्पति बताया था, छोटे वृक्ष या घास पाए जाएंगे। 50 सेंटीमीटर से कम अर्थात मरुस्थलीय वनस्पतियों में अकासिया, नागफनी इस प्रकार के इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। वन और अनुसंधान केंद्र, अन्य विषयों का रिवीजन भी आप लोग इसी प्रकार करिएगा। हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारे विषयों का आपको रिवीजन करवा दिया जाए, आपकी परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बावजूद इसके रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, जहां पर रुकना बहुत आवश्यक है। जिन तथ्यों के विषय में हमने पहले नहीं पढ़ा है हमको वहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है रिवीजन इस तरह से हम कई बार रिवीजन कर भी सकते हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र है और उनकी अवस्थिति है। तो पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहाँ पे है? देहरादून में है, देहरादून में।
भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको एक अन्य नाम काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यहाँ पर जो भारतीय वन सेवा से में परीक्षा को जो पास किए हुए लोग होते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण भी यहीं पर होता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये देहरादून में है। ठीक है। और देहरादून उत्तराखंड राज्य में है, इसको आप सभी जानते हैं। उसी तरह से बेंगलोर कर्नाटक राज्य में है, आप लोग सभी जानते हैं। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये नई दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये दोनों, ये भी नई दिल्ली में ही है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। प्रश्न है यहां पर, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इस राज्य में सर्वाधिक, मतलब किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो मिजोरम राज्य है। ठीक है। मिजोरम राज्य में 63वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा जो परियोजना है वो दो प्रमुख नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, और वो दो प्रमुख नदियां कृष्णा और गोदावरी हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है? तो लघु जल परियोजनाओं से। जो लघु परियोजनाएं हैं उनसे भारत की सिंचाई की सर्वाधिक पूर्ति होती है। ठीक है। ना कि बृहद परियोजनाओं से। बृहद परियोजनाएं जो हैं वो विद्युत उत्पादन के लिए ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। कहां से? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर, सारण सिंचाई के लिए नहर है, बिहार में अवस्थित है, और गंडक नदी भी बिहार में अवस्थित है, तो उसी पर ये बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वो कौन सी है? त्रिवेणी नहर प्रणाली से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कहां पर? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। और एक किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। ये सतलज नदी पर बना हुआ है। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्लीवासल और शिव समुद्रम में भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। एक है मयूरकाशी, दूसरा है मचकुंड, तीसरा है पल्लीवासल और चौथा है शिव समुद्रम। इसमें से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र तो कौन सा है? शिव समुद्रम। सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और ये बढ़ते हैं अगले तथ्य पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध। ठीक है। और महानदी पर। मैथान एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं, तो वो कौन सी है? बराकर नदी है। एक बराक नदी है, बराक, ये पूर्वोत्तर की नदी है, यहाँ की नहीं है। ठीक है। बराक नदी पूर्वोत्तर में है, संभवतः अरुणाचल प्रदेश में गिरती से निकलती है। और बराकर जो नदी है ये झारखंड राज्य के आसपास में है, झारखंड राज्य में। और मैथन और तिलैया बांध इस पर बनाए गए हैं। अगला तथ्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्थात जनवरी 2019 में मंडल बांध परियोजना, कौन सी? मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? तो वो उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल, उत्तरी शंख, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं और किन किन राज्यों में अवस्थित हैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत में स्थानांतरण किसी का स्थानीय नाम। स्थानांतरण किसी ऐसी है, जंगल है, बहुत बड़ा है, वहां पर आबादी का एक छोटा हिस्सा रहता है, आबादी का हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होता गया, उनको खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता हुई, क्योंकि उनको पेट भरने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। वो वृक्षों को और उनसे जो उत्पादित जो लघु उत्पाद है उन पर अपने जीवन को आश्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जंगलों को काटते हैं, और जंगलों को काटने के बाद उस स्थान पर
खेती करते हैं, ठीक है। तो उस जो जंगल को काटने की प्रक्रिया है उसको अलग अलग जगहों पर स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत में स्थानांतरण किसका स्थानीय नाम विभिन्न स्थानों पर क्या क्या है। तो पहला झूम है, जिसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये झूम कृषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में इनको जो है झूम के नाम से पुकारा जाता है। वेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, दोनों में विस्तृत है। जो बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहां पर बेयर और दहियार नाम से इनको जाना जाता है। पेन सोच रहे हैं थोड़ा सा मोटी कर लें, शायद ठीक है, ठीक है, अब सही है। देखते हैं अगला तथ्य। दीपा, स्थानांतरण किसी को दीपा के नाम से कहा जाना जाता है। तो बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये, ठीक है। तो बस्तर में। जरा और एरका, दक्षिणी राज्य कर्नाटक तमिलनाडु के कुछ भागों में। बत्रा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको कहा जाता है बत्रा। पोडू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको पोडू कहा जाता है। कुमारी, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में इसको स्थानांतरित किसी को कुमारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुमारी। कमन, वींगा और धावी, उड़ीसा राज्य में, विशेषता जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी और मलकानगिरी। कालाहांडी और मलकानगिरी में कमन, वींगा और धावी, इन नामों से इनको जाना जाता है। कालाहांडी, मलकानगिरी, रत्नागिरी, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है, ठीक है। तो ये उड़ीसा के ऐसे जिले हैं और ये जनजाति बहुल जिले हैं। यहाँ पर नक्सलवाद का भी प्रभाव रहा है। लेकिन इस समय आपको ये एक तथ्य और याद रखना करंट अफेयर्स में, उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने किस दिन को जो है वर्ष 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का दिवस बनाने की घोषणा की है कि कब तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। इसको आप लोग इसी क्रम में, चूंकि याद आ गया तो आप लोगों को बता दिया, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से उसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। और देखते हैं क्या है आपके लिए कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं, ठीक है। हमारे यहाँ 50% जनसंख्या के आसपास वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसी भी परीक्षा में हमारे लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इस कृषि के विकास से संबंधित कुछ जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान, पल्स रिसर्च, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई में अवस्थित है। भारतीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, कटक ये उड़ीसा में है। और ये कटक कर्क रेखा के आसपास या कर्क रेखा पर अवस्थित शहर भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है, फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, जूलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड केरल में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है। भारत में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कोलकाता ही करता है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश का पहले भाग, बांग्लादेश इसी का भाग था, कोलकाता का ही भाग था, और बांग्लादेश विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो कलकत्ता में भी उससे संबंधित जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोलकाता राज्य जो है
वो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो जूट के उत्पादन में अग्रणी है। इसीलिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोलकाता में की गई। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य पर और देखते हैं। अब आपने अनुसंधान प्रमुख फसलें देख लिया, उनकी रिसर्च से संबंधित जो संस्थान है उसको देख लिया। अब इन फसलों पर विभिन्न रोग किस तरह से इनको प्रभावित करते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो गेहूं का जो प्रमुख रोग है अनावृत कंडुआ, लूज स्मट, सेहूं, आर्कोल, रसर, रस्ट, गेरुई या रतुआ, ये रोग है। तो आप लोग याद करेंगे कंडुआ और सेहूं, रस्ट, गेरुई, ये जो है गेहूं से संबंधित रोग है। धान, खैरा, खैरा रोग किसकी वजह से? जस्ते की जिंक की कमी से, इसलिए धान की रोपाई करते समय जिंक को डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, शीत झुलसा, ये जो है धान से संबंधित रोग है। मक्के में तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग, ये दो तरह के रोग हैं जो मक्की की फसल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मूंगफली की बात कर लेते हैं। तो मूंगफली में टिक्का और ड्राई रूट रॉट, टिक्का और ड्राई रूट रॉट ये रोग। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग, येलो मोजैक वायरस। बाजरा में अर्गट, हरित बाली, कंडुआ, ये 3 रोग हैं। गन्ने में रेड रॉट बहुत प्रसिद्ध है, देखते होंगे गन्ने को जैसे आप लोग पूरा फाड़ते हैं, देखते हैं लाल लाल होकर के ऐसे लंबाई में हो जाता है, तो रेड रॉट गन्ने का रोग है। ज्वार का रोग क्या है? स्मट या कंडुआ। बढ़ते हैं अगला। रिवीजन सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन सीरीज को तैयार की गई है, इसका कंपाइलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है, कम समय में और लगभग सभी जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशी रूप में इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। हरित क्रांति, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, कृषि से संबंधित ये हमारी संस्था की वर्षों की का जो अनुभव है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, हाई यील्ड वैरायटीज, उच्च उत्पादन देने वाली बीजों को जो है वो बुआई करना, उनकी सिंचाई और उर्वरक, इन दोनों पर जोर देना। तो हरित क्रांति की ये 2-3 महत्वपूर्ण जो है वो आयाम थे। सुनहरी क्रांति शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से, ग्रे क्रांति ये उर्वरक के उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इसी तरह से काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात प्याज के उत्पादन से। प्याज देखते हैं गुलाबी कलर की होती है, मांस का निर्यात और झींगा मछली। गुलाबी क्रांति इन 3 तथ्यों से संबंधित है, 1, 2 एंड 3। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी ने और बाद में अब्दुल कलाम जी ने इसका जो है इस अवधारणा का विकास किया था, इस पर चर्चा की थी देश में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ये कंफ्यूज भी बहुत करता है अमृत क्रांति, तो इसको याद रखेंगे, नदी जोड़ो परियोजना। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, और इसी के साथ इस समय देश में कौन कौन सी नदियों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, इसको भी आप लोग देख लेंगे। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित क्रांतियां हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। कृषि की प्रमुख विधियां, 1 मिनट। तो कृषि की प्रमुख विधियों में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है हाइड्रोपोनिक्स, ये जल में पौधों का उगाना, मृदा रहित कृषि, केवल जल में। ठीक है,
केवल जल का उपयोग करते हुए किसी वृक्ष को उगाना और उसमें फल की प्राप्ति करना, ये क्या है? हाइड्रोपोनिक्स इसको बोलते हैं। पोमोकल्चर या पोमोलॉजी, फलों के उत्पादन से संबंधित। ओलेरी कल्चर, ओलेरी सब्जियों के उत्पादन, ओलेरी कल्चर। हार्टिकल्चर बागवानी, इसका अक्सर नाम आप सुनते रहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पीसी कल्चर मत्स्य का उत्पादन, ठीक है। सेरीकल्चर रेशमी कीट पालन। जब इसमें राशिफल देखेंगे तो उसमें पाइसेस लिखा रहता है, पाइसेस, तो पाइसेस मतलब मत्स्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर, फ्लोर फ्लावर, फूलों की खेती। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही खेत में कृषि वर्ष के भीतर 2 फसलें उगाना, एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में 2 फसलों को उगाना, बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली। इसका उदाहरण कैसे है? सर्दियों में गेहूं के बाद सोयाबीन को उगाना, ठीक है। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य देखते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो वो कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको सीमांत कृषक बोला जाता है, ठीक है। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये 64वीं बीपीएससी का सवाल है, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए रहे होंगे। तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। अभी मैं जब चर्चा कर रहा था हरित क्रांति की तो मैंने 3 बात कही थी। हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रचलन करना, उर्वरकों का इस्तेमाल करना, और तीसरा मशीन व सिंचाई के आधुनिक साधन, मशीन व सिंचाई के आधुनिक साधन, ये क्या थे? हरित क्रांति के आधार थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। तो उसी में से एक ये तथ्य था। तो उच्च उपज किस्म जो कि हरित क्रांति का आधार था, ठीक है। मैक्सिको से गेहूं के बीज लाए गए थे भारत में और उनका उत्पादन जो है वो किया गया था। भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत की द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? 47वीं बीपीएससी का सवाल है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ठीक है। दूसरा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना था। शस्योत्पादन मतलब जो है वो सब्जियों का उत्पादन करना अधिक से अधिक, ठीक है। अच्छे, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए, ठीक है। तो इसमें से आपको ये कुछ जो है ये तथ्य दिए गए हैं, इनके आधार पर हरित क्रांति में उनमें से किनको किनको शामिल किया जाना चाहिए उस पर आपको चिन्ह लगाना है। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ठीक है। तो ये सभी चारों किससे संबंधित है? हरित क्रांति के घटक के रूप में संबंधित है। अगला तथ्य क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है तो किससे है? हरित क्रांति से है, नीली क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है। तो उपयुक्त सभी से इंद्रधनुषी का क्रांति का संबंध हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है और श्वेत क्रांति से भी है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चे तेल के उत्पादन से है। क्रूड ऑयल, CRUID, क्रूड, CRUD, क्रूड ऑयल, या इसको ब्रेंट ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है वो। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? ठीक है, तो इसमें से चावल। बहुत लोग गेहूं मार देंगे,
लेकिन 41वीं और 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है और इसका उत्तर चावल ही होगा। इसलिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल में फसलों में से कौन सा भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, तो उसमें आप ऑप्शन चावल को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो इसमें चावल है। चावल की 3 किस्में कई कई राज्यों में उगाई जाती हैं, ठीक है। चावल का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो खेती के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य कौन सी है वो चावल है। भारत के चावल के कटोरी क्षेत्र के रूप में का नाम बताएं, तो कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उसको भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है सबसे ज्यादा गुजरात। गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जो भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो सबसे ज्यादा सूती मिलें कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा ट्रिपल प्लस, फिर उससे प्लस प्लस, फिर प्लस, कौन सा ऐसा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु में। ये आंकड़ा 2023-24 का है, ठीक है, 2023-24 में। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में सबसे शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो मूंगफली एक ऐसी फसल है जो शुष्क भूमि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। कुछ क्षेत्र दिए गए थे 66वीं बीपीएससी में, ठीक है, कुछ क्षेत्र दिए गए थे, उनमें से आपको ये बताना था कि कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कर्नाटक राज्य में उपस्थित नहीं है, तो वो कौन सा राज्य था, कौन सा क्षेत्र था, वो पुलनेज क्षेत्र था, वो कर्नाटक राज्य में नहीं था। भारत अपनी आवश्यकता अनुसार से अधिक उत्पादन करता है, अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन वो चाय का करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और केरल में ही रबर अनुसंधान संस्थान भी कासरगोड में अवस्थित है, ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। देखा आपने, करेवा मिट्टी वहां पर पाई जाती है, जाफरान केसर का एक प्रकार है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थानी की नहीं है, तो हल्लीकर। ये 44वीं बीपीएससी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, उसमें से आपको ये बताना था कि कौन सी ऐसी नस्ल है जो कि राजस्थान की नहीं है, तो उसमें कौन सी नस्ल थी, हल्लीकर नस्ल जो थी वो राजस्थान की नहीं थी। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो कौन कौन से लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो पहला है मैग्नेटाइट, जो कि काला या भूरा काला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 72%। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इसमें, 72%। फिर हेमेटाइट, भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। इस किस्म का जो कोयला है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, हेमेटाइट। इसमें 60% से 70% तक कार्बन होता है। लिमोनाइट, इसका रंग पीला होता है और लगभग 40 से 60% तक इसमें कार्बोबाइन पाया जाता है। सीडेराइट, जो कि भूरा कोयला होता है, इसमें लगभग 40% तक जो है वो कार्बन पाया जाता है, बाकी अशुद्धियां पाई जाती हैं। देखते हैं अगला तथ्य। भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जानते हैं। लौह अयस्क औद्योगिक क्रांति का आधार है। बिना लौह अयस्क से ही स्टील बनेगा। आजकल स्टील का बहुत महत्व हो गया है, ठीक है। तो बिना इसके
स्टील में स्थायित्व बहुत है, मोर्चा कम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मोर्चे को विज्ञान की भाषा में कुछ बोलते हैं, जंग कम लगता है, ठीक है। इसलिए लौह अयस्क क्या है, औद्योगिक उत्पादन का आधार है उड़ीसा राज्य में, ठीक है, लौह स्थित उड़ीसा राज्य। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, गुरमहिसानी, सोलेपत, बादाम पहाड़, किरबुरु, बांसपानी, ठाकुरानी, कुरुबंद फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा और टोमका। ये क्षेत्र हैं जिनको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। परीक्षा में आपसे ये सब पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी 3-4 तथ्य दे दिए जाएंगे अलग अलग राज्यों के, और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या झारखंड में है, या छत्तीसगढ़ में है, या कर्नाटक में है, कोई भी पूछा जा सकता है। दूसरा है छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा, बैलाडीला, अलीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर। इन 2-3 नामों से आप बखूबी परिचित होंगे, न्यूज़पेपर में अक्सर देखते होंगे, नक्सलवादी हमले होते रहते थे और वहाँ पर हमारे सुरक्षा बल भी बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं और अक्सर कई ऑपरेशंस किया करते हैं। तो कुछ तथ्यों को हम लोग व्यवहारिक आधार पर याद कर सकते हैं। झारखंड राज्य है, इसमें नोवामुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर है। देखते हैं अगला तथ्य, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में भी लौह अयस्क का की कई सारे भंडार हैं और उत्पादन के लिए कई सारे खाने हैं जिन पर कार्य होता रहता है। तो उसमें बेल्लारी है जो कि विजयनगर जिले में है, सिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बूदन, तुमकुर, बीजापुर और संदूर। बाबा बूदन की पहाड़ियां इतिहास से भी संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पर गया था और वहां पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था, ठीक है। जैन धर्म में संलेखना प्रणाली जो है वो उसको मान्यता प्राप्त है। बढ़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क उत्पादन होता है। तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम। इनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मैप बना लेंगे, मैप में विभिन्न जगहों पर एक पहले उसको राजनीतिक हिसाब से बांट लेंगे इन राज्यों को, और उसमें इन जिलों को या इन खान क्षेत्रों को इंगित कर देंगे, ठीक है। और उसमें सिर्फ लौह अयस्क का बनाइएगा, एल्यूमिनियम और सब ये सब चूना पत्थर ये सब मत ऐड करिएगा, केवल लौह अयस्क का। इसी तरह से अलग अलग जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे संबंधित छोटे छोटे मैप आप बना करके उसको याद करने में आपको काफी सहायता मिलेगी और रिवीजन करने में भी। अगला तथ्य देखते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से खाने हैं, ये है वारंगल, कुरनूल, जगैयापेटा, रमल्ला कोटा, बेलदुर्थी, बेय्याराम, अनंतपुर और नेल्लोर। गुजरात में भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर। राजस्थान में उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा, कीपाल, ठीक है। ये हो गए सारे आपके लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र। भारत में तांबा उत्पादन, कॉपर। कॉपर का सबसे ज्यादा उपयोग तो कई क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन और विद्युत से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके निर्माण में अधिक से अधिक किया जाता है। तो झारखंड में इसकी खाने कौन कौन सी हैं, झारखंड में घाटशिला, सुरदा, सोनामाखी, मोसाबनी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना, ठीक है। राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर, यहाँ पर तांबे के उत्पादन के क्षेत्र हैं। सिक्किम में भोटांग, रोटोक, टिक्यू, गिस्नी, तिरबोंग, जुगुडूम, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तांबा उत्पादन किया जाता है। अगले क्षेत्र तथ्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुरनूल, नेल्लौर और अनंतपुर में। मध्य प्रदेश में मलाजखंड क्षेत्र, मलाजखंड क्षेत्र बालाघाट जिले में ही अवस्थित है। बैतूल जिला, ठीक है, यहाँ पर तांबा से संबंधित खाने पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ, प्रमुख मैग्नीज उत्पादन। मैग्नीज का उत्पादन भारत में विभिन्न राज्यों में कहां कहां पे होता है। तो पहला है उड़ीसा में सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजाम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर और फूलबांस में। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। इन स्थानों पर जो है वो मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और सिमोगा। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम और विशाखापत्तनम में।
तेलंगाना में आदिलाबाद, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद, गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकाठा, साबरकाठा में, और राजस्थान में बांसवाड़ा में। ठीक है, तो इन स्थानों पर मैग्नीज का उत्पादन भारत में किया जाता है। बॉक्साइट, अगला तथ्य देखते हैं, प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। तो विभिन्न राज्यों में किस किस तरह से बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं उड़ीसा राज्य, सबसे पहले उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट और बालंगीर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, जामनगर। झारखंड में रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाणे, सतारा, कोलाबा और पुणे। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग। इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अब तमिलनाडु राज्य को देखते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, मदुरै और सलेम, इन 3 जगहों पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी और जबलपुर मैकाल श्रेणी यहां पर। कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़, बाबा बूदन पहाड़ी क्षेत्र और बेलगांव। ठीक है, तो इस तरह से ये तथ्य जो है वो पूर्ण हुआ। अगला देखते हैं, आपने बॉक्साइट के उत्पादन के क्षेत्रों को देख लिया। अब देखते हैं कि अगला तथ्य कौन सा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए आवश्यक है। तो हम लोग अभ्रक का उत्पादन देखते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, वो भारत है। तो इसमें आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्मम और गुंटूर। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका। इन स्थानों पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले तथ्य पर। भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो रिवीजन सीरीज का मतलब है कि रिवाइज आपको करवाते रहें, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और आप कम समय में आप इन तथ्यों से रूबरू हो जाएं। ठीक है, सुन करके, बाकी आप पढ़ करके हो जाएंगे। तो भूगोल पूरा विषय जिससे कम से कम 20 प्रश्न से कम पूछे जाते हैं, उनकी सीरीज, उस पूरे कंपाइलेशन का जो हमारा बना हुआ है, अभी ये भारतीय भूगोल चल रहा है, उसके बाद विश्व का भूगोल आएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रमुख सभी तथ्यों से आपको गुजार दिया जाए। और टीम घटना चक्र के इनपुट ये सब है ही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार उनकी स्थिति क्या है। तो पहला है संचित भंडार खनिज। सबसे पहले खनिज, खनिजों का नाम है यहाँ पर। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट का उत्पादन, बॉक्साइट, कोयला, जिंक, तांबा, हीरा, स्वर्ण धातु। तो बॉक्साइट में पहला स्थान उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है उसके बाद, और फिर आंध्र प्रदेश का। कोयले में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। जिंक में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तांब के हैं राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसी तरह से हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सोना के उत्पादन में, सोने के उत्पादन में यहां स्वर्ण में कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तेल लेड, सीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। लौह अयस्क, हेमेटाइट, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। रॉक फास्फेट झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, और फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। क्रोमाइट में उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है, जम्मू कश्मीर का दूसरा और फिर उड़ीसा का तीसरा। कच्चा इस्पात में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य है, फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश है।
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, और ये झारखंड और कर्नाटक दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, और फिर आंध्र प्रदेश। फेल्सपार राजस्थान प्रथम स्थान पर, तेलंगाना दूसरे स्थान पर, और फिर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। इसी तरह आते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, फिर आंध्र प्रदेश करता है, और फिर छत्तीसगढ़ करता है। कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य है, फिर गुजरात, और फिर राजस्थान। प्राकृतिक गैस के मामले में भी असम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों का काम है कि ये जो तत्व दिए गए हैं, ये जो खनिज दिए गए हैं, इनसे संबंधित खाने इन राज्यों में कहाँ कहाँ पे हैं, इनके विषय में आप लोग स्वयं जो है इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। प्रमुख खनिज संस्थान और उनकी अवस्थित के विषय में यहां पर चर्चा की गई है। तो तेल व प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसके लिए आपको एक अतिरिक्त काम भी मैं बोलूंगा कि इनकी स्थापना किन वर्षों में हुई है, किन वर्षों में इनकी स्थापना हुई है। इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ONGC का संस्थान कहां पे है? नई दिल्ली में है। खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ये हैदराबाद राज्य में है। ठीक है, GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान ये बंगलुरु में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECH ये नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। धनबाद कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। कहाँ पे? जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान। जमशेदपुर गुजरात में है। ठीक है, जमशेदपुर गुजरात में नहीं है, झारखंड में है। ठीक है, गुजरात में जामनगर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कोलकाता में है। ठीक है, इस तरह से प्रमुख खनिज संस्थान कहाँ कहाँ पे थे, उनके प्रमुख कार्यालय वो आपको हमने चर्चा कर दी। भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है, उनका प्रमुख केंद्र है और सहायक देश। भारत में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए मैंने आपको बताया रहा होगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण शुरू हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग के निर्देशन में, और वो रूस से प्रेरित था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। उसमें विकास के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई और ये समझा गया कि हम अगर आधारभूत उद्योग ढांचे को मजबूत करेंगे, मशीनों का उत्पादन करेंगे, तो अधिक से अधिक रोजगार भी पैदा होगा और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी होगा। ठीक है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसके लिए आवश्यकता थी धन की और तकनीक की। धन और तकनीक दोनों की आवश्यकता पूरा करने के लिए भारत, जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा एक प्रयास था कि विश्व के लगभग सभी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हों, तो हमने उस मैत्रीपूर्ण संबंध को अपने विकास में सहायक बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों से सहयोग किया, तकनीकी और पूंजी दोनों के आधार पर। तो इसी क्रम में भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी और उनसे के प्रमुख केंद्र और उनकी किन देशों की सहायता से इन कंपनियों की स्थापना हुई, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बाल्को, ठीक है, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में इसका प्रमुख केंद्र है और ये सोवियत संघ इसका सहायक देश रहा है। ठीक है, नालको दामनजोड़ी ओडिशा में और फ्रांस के सहयोग से ये बना। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में, यहीं अपने बगल में ही है, USA। इंडाल्को JK नगर पश्चिम बंगाल, मूरी झारखंड और अलवाय केरल में है और ये कनाडा के सहयोग से इसको संपन्न किया गया है। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। मालको की स्थापना मेट्टूर और सलेम 2 स्थानों पर तमिलनाडु राज्य में है और इसका ये इटली के सहयोग से पूरा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का से संपन्न है? ठीक है, उन लौह अयस्क में सबसे ज्यादा मात्रा हेमेटाइट की चर्चा की जा रही। ठीक है, भारत के कौन से 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जो बड़े पैमाने पर हेमेटाइट से संपन्न है? तो वो उड़ीसा और झारखंड है। भारत लौह अयस्क में बैलाडीला किस का खनन होता है? बैलाडीला में हेमेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो उड़ीसा और झारखंड में 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खानें हैं। लेकिन जब हम लोग खनन की बात करते हैं कि लौह अयस्क में बैलाडीला किस स्थान पर है, तो ये हेमेटाइट लौह अयस्क की मात्रा में जो है वो संपन्न है। ये 60वीं और 62वीं दोनों बीपीएससी में पूछा गया था। अगला तथ्य देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरिया में लौह अयस्क खनन होता है। कहां पर? लौह अयस्क का खनन होता है और ये पश्चिमी सिंहभूम जो है जिले में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से। ये आपके 63वीं बीपीएससी में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ठीक है, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर चांदी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें गुजरात राज्य है जहां पर चांदी की उपलब्धता नहीं है। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक वो मध्य प्रदेश राज्य है और ये 66वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। राजस्थान राज्य का खितड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। खितड़ी क्षेत्र जो है वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबा खनन के लिए। चाहे खेतड़ी कहिए चाहे खेतरी कहिए, दोनों एक ही हैं। भारत के राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान जो राज्य है वो अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रथम कोयला खान कहां पर खोदी गई थी? तो रानीगंज कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। और देखते हैं कि क्या है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो कुछ समस्याएं दी गई हैं कोयला क्षेत्र की और आपको बताना है कि उन समस्याओं पर आपको विचार करना है। तो पहला क्या है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। ठीक है, दूसरा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा, कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ये चारों तथ्य जो हैं वो सही हैं और ये हमारे यहाँ भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, तो और ये सवाल 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में भूमिगत कोयले का दहन होता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पे है? तो ये डिगबोई, असम में। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि किस वर्ष में यहाँ पर सबसे पहले तेल का खनन किया गया। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार वो असम राज्य में है और भारत में सबसे ज्यादा असम में ही तेल उत्पादन होता है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। चूंकि वो ऑफशोर रीजन में है, उसके कई सारे तथ्य हैं, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर अभी व्यापक रूप से नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। भारत में सबसे पहले ऊर्जा का संकट या तेल संकट कब हुआ?
तो भारत में सबसे पहले 1970 में और फिर 1980 के दौरान, उस समय खाड़ी युद्ध अमेरिका के द्वारा पश्चिम एशिया में कई बार सैन्य अभियान किए गए, उनकी वजह से ओपेक देशों ने ऑयल ओपेक OPEC क्या बोलते हैं उसको, तेल उत्पादक संगठनों का जो समूह है, ओपेक नाम से जाना जाता है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने तेल के दामों को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से भारत में भी ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि उसके पहले 1970 और 80 के दशक में हमारा बाजार जो है बहुत ओपन नहीं था, हम एक बंद अर्थव्यवस्था थे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो पाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बहुत कम हो पाता था, और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी बहुत कम था। ठीक है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम होने की वजह से हम बहुत अधिक मात्रा में तेल को खरीद नहीं सकते थे, और चूंकि दाम भी बहुत बढ़ गए थे तो हमारी सक्षमता तो अपने आप ऐसे भी कम हो जाती है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए 1990 के बाद भारत में LPG को अपनाया गया और अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए। ठीक है, उसके विभिन्न परिणाम हमारे सम्मुख हैं, जिसकी चर्चा का विषय यहाँ पर नहीं है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट 1970 और 80 के दौरान हुआ। दूसरा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो वो राज्य है केरल। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो ये NTPC के BSTPS क्या है, इसका शॉर्ट में नाम है। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है? वो बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो बिहार राज्य में अवस्थित है। भारत में सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का एक योगदान 10.1% है। ठीक है, 10.1%। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये जो है तथ्य जो है वो गलत है। 47वीं BPSC के कुछ सवाल पूछे गए थे, जो प्रश्न पूछा गया था उसमें 3, 4 और एक 5वां विकल्प भी रहा होगा, उसमें 5 विकल्प होता था। ठीक है, तो उसमें से ये जो ऑप्शन था ये सही होना था कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान 1% से कम है, ऐसा नहीं रहा होगा उस दौर में, और 1% से काफी ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो 1% से ज्यादा तो लगभग हमारा परमाणु ऊर्जा से ही आता था, आज के काफी साल पहले से ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि क्या है। और हाइड्रो एनर्जी को मिला लेंगे तो फिर देख ही रहे हैं, नवीकरणीय वो तो है ही है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? ठीक है, तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता निम्नलिखित का कारण है। भारत में जो राज्य विद्युत बोर्ड है उनकी रुग्णता का उनकी बीमारी का क्या कारण है? तो देखते हैं, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होना, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो ये जो सारे कारण हैं, राज्य में किसी भी राज्य में वित्तीय बोर्डों की विद्युत बोर्डों की जो वित्तीय रुग्णता है उसका प्रमुख कारण है। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकारें इसके माध्यम से अपने जन कल्याण संबंधित योजनाओं को लागू करती हैं। ठीक है, साथ ही उसके लिए किसानों को और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लागत से कम दर पर विद्युत को की सप्लाई करना, प्रसारण एवं संवितरण हानियां, विद्युत को जो ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें काफी हानियां होती हैं। ठीक है, राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक स्वायत्तता, उनके पास कानूनी रूप से उन पर बंधन ज्यादा है, इसलिए वो स्वायत्त नहीं है, अपने मन से बिजली का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफी सुधार नहीं कर सकते हैं कई सारे उन निर्णयों पर, तो उनको स्वायत्तता प्राप्त नहीं। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, सही बात है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, जन कल्याण में काफी कम दरों पर जो है बिजली को देंगे, तो फिर कहीं लाभ होगा तो फिर कहीं हानि होगी। पढ़ते हैं अगले तथ्य पर और देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का
सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो दिसंबर 2023 तक का ये तथ्य है, ये राजस्थान राज्य है। ठीक है, वर्तमान में इसको देख लेंगे, कोई नया डाटा आया होगा तो। ठीक है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ठीक है, तो इस तथ्य पर एक बार हम और विचार करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र ऐसे, कुछ लौह इस्पात संयंत्र ऐसे हैं जो पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं, वहां पर इनकी स्थापना की गई है। और इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इनको पश्चिम में स्थापित किया गया? तो उसका प्रमुख कारण है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार मिलना और इस क्षेत्र में इस्पात के निर्यात के लिए तुलनात्मक रूप से सुविधाओं का अधिक होना। ठीक है, ये इसके प्रमुख कारण रहे हैं। तो आपको अब देखना है कि पश्चिमी भारत में पश्चिमी तट पर कौन कौन से ऐसे उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इनको आप लोग, ये आपका काम है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टाटा नगर के। टिस्को संयंत्र टाटा नगर के समीप स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। इसीलिए दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर। दक्षिण का मैनचेस्टर। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज इस स्थान पर अवस्थित है, तो अखबारी कागज के कारखाना नेपा नगर में अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। सही सुमेलन क्या है? स्थान दिया गया है और फिर उद्योग दिया गया है। तो बंगलुरु में वायुयान का निर्माण किया जाता है, कोरबा में एल्यूमिनियम, जमशेदपुर में लौह इस्पात, मलाज खंड में तांबा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, और ये इसे पूरा भारत है, ये भारत है। ठीक है, तो पूरे भारत से इस तरह से ऐसे। तो 2000 संभवतः 2001 में जो है इसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तब इसको जो है अमल में लाया गया था। तो दो तरह की योजना, एक स्वर्णिम चतुर्भुज, एक जिसको बोलते थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और एक था नॉर्थ साउथ गलियारा। ठीक है, जो कन्याकुमारी तक, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो अवस्थित था। ठीक है, भारत का 40% सड़क परिवहन कहां पे होता है? किन मार्गों से होता है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, नेशनल हाईवेज से। ठीक है, नेशनल हाईवेज से। देखते हैं अगला तथ्य आपके लिए क्या है। राजमार्गों के प्रकार। लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, आपके रिवीजन के लिए भी जो है वो जो है समय होना चाहिए। तो हम लोग इस समय चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और फिर अगले खंड में आगे रेल मार्गों के प्रकार से हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के द्वारा इतना पेशेंस से मुझे सुनने के लिए। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप इन सभी तथ्यों को बहुत गंभीरता से अपनी तैयारी का अंग बनाएंगे। धन्यवाद।